इस वॉर के अंदर इसराइल ईरान को कितना टफ टाइम देगा और ईरान इसराइल को कितना टफ टाइम देगा। जब सारी लीडरशिप एलिमिनेट हो जाए तो बहुत खतरनाक। पहले दिन उनके 9 साइंसदान मारे गए और 9 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट टॉप लीडरशिप होती है किसी भी मुल्क के लिए। बाहर लड़ना आसान होता है, बिकॉज दुश्मन विजिबल होता है, दुश्मन आपको नजर आता है, उसकी कुवत नजर आती है। लेकिन जब आप दुश्मन नजर ना आए और आपकी सफों में हो, उसका इलाज मुश्किल होता है। क्या ईरान जो है इसराइल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा? अगर कैपेसिटी हो तो करेगा। जैसे मैंने कहा कि इजराइल की थी, उन्होंने किया। पायलट्स और फाइटर जेट्स ईरान के इसराइल जाके वापस आ सकते हैं? जा भी नहीं सकते। 2500 किलोमीटर की मेरा नहीं ख्याल उनकी रेंज है। आप ये समझते हैं कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनका सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम था आयरन डोम, वो तबाह हो चुका हुआ? देखिए, सिर्फ एक आयरन डोम नहीं है, इजराइल का सीरीज ऑफ एयर डिफेंस और चीजें फेवरेबल है उनके। इस्माइल हानिया को भी इसी तरह शहीद किया गया था, सामने वाले अपार्टमेंट से फायर किया गया था। क्या ईरान को ही देखना पड़ेगा कि किस हद तक पेनिट्रेशन हो चुकी है, अंदर गद्दार कितने गद्दार है। और अभी भी जितनी लीडरशिप एलिमिनेट हुई है, वो एग्जैक्ट, मेरी नजर के मुताबिक, वो एग्जैक्ट रिपोर्टिंग कौन कर सकता है? इजराइल के लोगों को यही आज तक पता था कि अगर हमने दुनिया में अगर कोई डील करनी है, किसी लीडरशिप को एलिमिनेट करना है, किसी को जंग करनी है, किसी को सबक सिखाना है, तो अपने मुल्क से बाहर जाके हम सिखाते हैं। इजराइल ईरान से 70 गुना छोटा है रकबे के हिसाब से। और जो आपके व्यूअर्स पाकिस्तान से रिलेट करना चाहें, पाकिस्तान से इजराइल 40 गुना छोटा। 40 गुना छोटा। कितना जरूरी था फील्ड मार्शल का इस वक्त यूएस डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके मिलना? देखिए, इसमें कोई शक नहीं, बहुत हिस्टोरिकल मीटिंग है। ये बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली। ऑब्वियसली ही इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन इन द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्बैट। ये भी जंग हुई ईरानी एयरफोर्स की। उनके पास टॉमकैट F-14 जहाज है, फैंटम F-4 जहाज है उनके पास, और ये शाह ईरान के जमाने के, और दोनों अमेरिकन ओरिजिन के। इतने 75-78 सालों से इजराइल के लोगों को ट्रेंचों में रहने की, बंकर्स में रहने की, अंडरग्राउंड रहने की, हॉस्पिटल्स के बगैर रहने की, ग्रिड स्टेशन की बिजली के बगैर रहने की आदत नहीं। डू यू थिंक के पाकिस्तान इस जंग को रुकवा देगा? पॉसिबिलिटी है कि अगर ईरान के हिमायत में या उनके बिहाफ पे अगर कोई नेगोशिएशन हो तो पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है। लेकिन क्योंकि मिलिट्री कैपेबिलिटीज पाकिस्तान और इसराइल की कितनी है, एयर वॉरफेयर की अगर बात की जाए तो हम उनसे कितने आगे हैं? जंग खुदा न खास्ता अगर होती है तो ईरान इजराइल टाइप होगी। 2015 से 2018 तक IAEA ने 10 रिपोर्ट्स दी और 10 के 10 के अंदर कहा गया कि इन्होंने रिवर्ट कर लिया है, अब ये न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एक न्यूज़ का ऑफिशियल पॉडकास्ट। मैं हूं खावर बुखारी। नाज़रीन, आज जो इस वक्त मैं बात कर रहा हूं वो ईरान इसराइल वॉर के ऊपर है। कल रात को जो ईरान ने एक मिसाइल अटैक किया, उसमें 280 के करीब हलाकतें हुई इसराइल के अंदर। ईरान इसराइल वॉर जो है वो अपने 7वें दिन के अंदर दाखिल हो चुकी है और अब ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। इस जंग के ऊपर दोनों तरफ से ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। इस जंग के ऊपर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब। खालिद चिश्ती साहब का तारुफ ये है, मुख्तसरन तारुफ ये है कि ये सितारा इम्तियाज़ और सितारा बिसालत हैं सदर पाकिस्तान की जानिब से, और पाकिस्तान के डिफेंस एनालिस्ट में, चोटी के डिफेंस एनालिस्ट में इनका जिक्र होता है। इसके अलावा ये पिछले कई अरसे से एयर फोर्स के ऊपर, हिस्ट्री के ऊपर डॉक्यूमेंट्रीज बना रहे हैं खालिद चिश्ती के नाम से। आप वो भी देखिएगा ताकि आपको इनका मजीद तारुफ हो जाए। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग एंड गुड वर्ड्स। सर, बात शुरू करते हैं। सर, इसराइल इस वक्त $285 मिलियन के करीब स्पेंड कर रहा है हर रात को ईरानी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए। इसराइल को ईरान के पास 3000 मिसाइल्स हैं जो कि इसराइल को $9 बिलियन चाहिए उनको इंटरसेप्ट करने के लिए। यूएस की जानिब से 14 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की उनको एड है। इसमें $4 बिलियन और आप शामिल कर लें। इतना फाइनेंशियल मजबूत होने के बावजूद भी, इतने फाइनेंशियली वो क्रेडिबल होने के बावजूद भी ईरान जो है उनको नाकों चने चबवा चुका है इस वक्त तक। आप क्या समझते हैं कि इस वॉर के अंदर इसराइल ईरान को कितना टफ टाइम देगा और ईरान इसराइल को कितना टफ टाइम दे रहा है? बहुत शुक्रिया खबर मुझे इनवाइट करने का, आपका और आपके चैनल का। देखिए, ये जब जंग होती है वो बेसिकली एक वो हालत होती है या स्टेट होती है जब आर्गुमेंट ख़त्म हो जाते हैं, चाहे एक तरफ से या दोनों तरफ से, और फिर आप बाय फोर्स अपनी विल या अपनी डिज़ायर या अपनी ख्वाहिश इम्पोज करना चाहते हैं दूसरे पर, दुश्मन पर। यही हो रहा है आपके सामने। ज़ाहिर है, एक विक्टिम होता है, एक ऑप्रेसर होता है। पाकिस्तान इंडिया की सूरत में भी यही था, इजराइल ईरान की सूरत में भी यही है। और जो भी दो मुल्क कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनका अल्टीमेट एम ये होता है, मैं कई दिनों से अर्ज़ कर रहा हूँ, दोबारा आपके सामने एक टर्म रिपीट करता हूँ, वो होता है कि
प्रोहिबिटिव प्राइस या प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज करना दुश्मन पर, जिसका मतलब है इतनी ज़्यादा कीमत मैं दुश्मन से मांगूं या उसको रियलाइज़ कराऊं कि ये कीमत आपको देनी पड़ेगी मेरे साथ जंग करने की, कि वो बाज आ जाए। बिल्कुल। हमने क्या किया हिंदुस्तान के साथ 7 तारीख को और 10 तारीख को, जी। हमने प्रोहिबिटिव कॉस्ट इम्पोज की। हमने दुश्मन को कहा कि जंग शुरू रख सकते हैं बट उसकी कीमत होगी। जब आप कीमत अनाउंस करते हैं या रियलाइज करवाते हैं तो या परसेप्शन बिल्ड करते हैं कि ये कीमत होगी, तो दुश्मन फिर फैसला करता है अपनी कैपेसिटी के हिसाब से कि मैं कितना फाइट बैक मैं कर कितना सकता फाइट बैक कर सकता हूँ। और वॉर फाइटिंग डिपेंडेंट होती है वॉर स्टेमिना के ऊपर। हम्म, और जाहिर है कल्मिनेशन जब आपने जंग बंद करनी है, जब तो जंग बंद उसी पे करेंगे कि आपका स्टेमिना कितना है जंग लड़ने का। आपने 3,000 का, ये मीडिया गेस कर रहा है, ज़ाहिर ऑफिशियल स्टेटमेंट तो ईरानी गवर्नमेंट ने नहीं दी, कोई 38-3500 कह रहे हैं, कोई 4,000 मिसाइल्स कह रहे जी। हैं और मिसाइल डिफरेंट कैटेगरीज के कह रहे हैं। हम्म, कल जैसे सिजील एक लॉन्च हुआ है, जी, सिजील 2 और सिजिल 2। वो एक डिफरेंट, तो ये एस्केलेट होती जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। हो ये रहा है कि दोनों मुल्क इस वक्त ये कोशिश कर रहे हैं कि एक तो प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज की जाए और दूसरा लेडर ऑफ एस्केलेशन अपने कंट्रोल में रखी जाए। हाँ, यानी कि वो ये चाह रहे हैं कि अपर हैंड उनके दोनों मुल्कों के उनके हाथ यानी में हो। देखें, एक किस्म का सीढ़ियां हैं जंग की, हम्म, तो दोनों मुल्क ये कोशिश कर रहे हैं कि जो एस्केलेट करने की है, यानी अगला स्टेप मैं लूं, दूसरा मुल्क करता है उससे भी अगला खतरनाक स्टेप उठता है। उठता है बिल्कुल। आपने नोट किया पहले दिन ईरान के खिलाफ इसराइल ने जो 200 जहाज भेजे, जी। उन्होंने स्ट्राइक किया, और उससे भी खतरनाक मैं उस हमले को नहीं समझता 200 जहाज़ों के, मैं समझता हूँ जो उनकी टॉप लीडरशिप को एलिमिनेट किया, बिल्कुल बिल्कुल। जो स्पिरिचुअल लीडर्स को हिट किया, आर्मी चीफ्स को हिट किया, साइंटिस्ट न्यूक्लियर नहीं, नॉकआउट किए, ये उससे बड़ी उनकी उस पॉइंट ऑफ व्यू से अचीवमेंट थी। और ये बहुत बड़ा सरप्राइज था ज़ाहिर है ईरान के लिए, क्योंकि देखिए जब भी एक लीडरशिप ट्रांसफर होती है नॉर्मल मिलिट्री में, वो होती है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर या जी। इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हायरार्की ट्रांसफर होती है। जब आप मुझे हैंडओवर करते हैं कुछ चीज़, आप मुझे ब्रीफ करते हैं, आप मुझे बताएंगे, डूज एंड डोंट्स बताएंगे, बिल्कुल। जब सारी लीडरशिप एलिमिनेट हो जाए तो वो बहुत खतरनाक है। ठीक। पहले दिन उनके 9 साइंसदान मारे गए। 9 साइंसदान न्यूक्लियर साइंस में, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल। उसमें टॉप अब आप मुझे बताइए खावर कि पाकिस्तान के हमें कितने न्यूक्लियर साइंटिस्ट याद है? हमें तो 9 नहीं याद होंगे। नहीं याद क्यों होंगे। नहीं याद होंगे? ये होते ही बहुत कम है। हाँ, और 9 का मतलब ये है कि ऑलमोस्ट टॉप लीडरशिप ऑलमोस्ट टॉप ये मैं कहना चाह रहा हूँ। और बदकिस्मती ये है ईरान की कि अंदर से मारे गए, अंदर से मारे गए। और उससे भी बदकिस्मती ये देखे ड्रोन भी उन्होंने अंदर से मारे, उनका एयर डिफेंस को नॉकआउट किया पहले दिन। पहले दिन। तो ये इन्फिल्ट्रेशन बहुत खतरनाक होती है किसी भी मुल्क के लिए। बाहर लड़ना आसान होता है बिकॉज दुश्मन विजिबल होता है, दुश्मन आपको नजर आता है, उसकी कुवत नजर आती है। लेकिन जब आप दुश्मन नजर ना आए और आपकी सफ़ों में हो, उसका इलाज मुश्किल होता है। तो वो एक ऑब्लिगेशन पहले है ईरान पर। अब कमिंग बैक टू द पॉइंट जो मैं कह रहा था, ये एस्केलेट कर रहे हैं। ईरान ने पहले दिन जब अपना रीगेन किया बैलेंस, तो मैं प्लेजेंटली हैरान हुआ था एज अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी। मेरे ज़हन में नहीं था कि इतनी जल्दी ये मुल्क कम बैक करेगा और इतनी जल्दी ये रिटेलिएट करेगा। उन्होंने ना सिर्फ रिटेलिएट किया बल्कि उनके सारे एयर डिफेंस सिस्टम से गुजर कर, चाहे वो 10% मिसाइल पहुंचे, 20% पहुंचे, 30% पहुंचे, उन्होंने वो भरम और ये ईगो को तोड़ा। बिल्कुल। अच्छा, इसमें इसराइल की जानिब से जो क्लेम नहीं किया जा रहा, और वो तो इंडिया की तरह वो S-400 जिस तरह पाकिस्तान ने उनका तबाह किया था, इसराइल तो ये क्लेम नहीं कर रहा। लेकिन कल रात का जो हमला था, पहले ईरान 200 मिसाइल टारगेट करता था, और उसके अंदर जो उनका सक्सेस रेट था वो 6% था, यानी कि 10-15 मिसाइल उनके हिट करते थे। अब कल रात ईरान ने एक मिसाइल फेंका है और उस एक मिसाइल ने टारगेट को हिट किया। आप ये समझते हैं कि इसराइल का एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनका सबसे अच्छा एयर डिफेंस सिस्टम था, आयरन डोम, वो तबाह हो चुका हुआ। देखिए सिर्फ एक आयरन डोम नहीं है, इसराइल का सीरीज ऑफ एयर डिफेंस है और चीज़ें फेवरेबल हैं उनके। फेवरेबल ये हैं कि मैंने आपको पहले अर्ज किया कि 200 जहाज आए, चांसेस हैं कि जॉर्डन और इराक के ऊपर से गुजर के आए, जी, फैसिलिटेट हुए, किसी ने इंटरसेप्ट नहीं किया, कोई फायर नहीं किया किसी ने, और वापस भी चले गए। इधर से इसराइल के खिलाफ ईरान के जाते हैं, रास्ते में इंटरसेप्शन होती है, एयर डिफेंस में उन्होंने कहा जी हमने अपनी एयर स्पेस बंद कर दिया जॉर्डन इराक में। ठीक, इसका मतलब वो इंटरसेप्ट करेंगे। समंदर में इस वक्त कम से कम 2 कैरियर पहुंच चुके हैं अमेरिका के, वो भी इंटरसेप्ट करने की सलाहियत रखते हैं बैलिस्टिक मिसाइल्स को। इसका मतलब ये है कि ये जो ट्रांजिशन हो रही है 400 मिनट 400 सेकंड के करीब, इस दौरान इतनी इंटरसेप्शन यहाँ से मिलती है, फिर वो इसराइल की एयर स्पेस में एंटर होते हैं। जब वो इसराइल की एयर, तो उसके पास 4 लेयर डिफेंस है, उसके पास एरो 3 है, एरो 2 है, डेविड स्लिंग है। बिल्कुल। ये 3 जो वेपन्स एयर डिफेंस के हैं ना, ये डिफेंड करते हैं अगेंस्ट स्पेस, हाई ऑल्टीट्यूड, मीडियम ऑल्टीट्यूड।
ठीक। जब ये सारों से गुजर जाए तो फिर आयरन डोम आता है। आयरन डोम 4 से 70 किलोमीटर तक अंदाजन करता है इंटरसेप्शन से, ठीक। और बहुत महंगा है। जो आपने सही कहा कि $280 मिलियन उनको एक रात खर्चने एक हाँ, पड़ बिल्कुल, रहे बिल्कुल। हैं। तो ये जो एस्केलेट हो रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ईरान ने अभी भी अपने शायद सारे सरफेस टू सरफेस वेपन्स या बैलिस्टिक मिसाइल नहीं शो किए, क्योंकि वो प्राइस बढ़ा रहा है रोजाना और सरप्राइज बढ़ा रहा है। बिल्कुल। और जिस एनवायरनमेंट में वो रह रहा है, इतनी रेजिस्टेंस के बावजूद अगर पहुंच गए हैं, तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। अच्छा सर, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इस मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को आप दोनों जो इसराइल और ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ को आप इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर कहाँ रेट करेंगे? देखिए, मिलिट्री कैपेबिलिटी का तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हुँ, कंपैरिजन इसलिए नहीं है कि पूरी फर्स्ट वर्ल्ड उसके साथ खड़ी है, इजराइल के साथ, वेस्ट उनके साथ खड़ा है, बेस्ट उनके खास साथ तौर खड़ा पर अमेरिका खड़ा है, जिसके वेपन्स स्टेट ऑफ द आर्ट हैं दुनिया में इस वक्त कंपैरेटिव, वो खड़ा है उसके साथ। तो अगर इतनी बड़ी फोर्स और इतने बड़े उसको अवेलेबल है, स्टेट ऑफ द आर्ट जहाज मौजूद हैं, डिफेंस नेटवर्क मौजूद है, मिसाइल्स मौजूद हैं, इंटेलिजेंस मौजूद है, सर्विलेंस मौजूद है, सैटेलाइट की हेल्प है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। नहीं है हुँ, जिससे एक जंग लड़ी जानी चाहिए। तो वो तो आइडियली प्लेस्ड है कैपेबिलिटी वाइज हुँ, इसराइल। कमिंग बैक टू ईरान, ईरान का देखिए लिमिटेशन है काफ़ी, और कुछ मैं एडवांटेज भी बताऊंगा। लिमिटेशन ये है कि उनके पास जो एयरफोर्स है वो ऑलमोस्ट इररेलेवेंट है, हुँ। और एयरफोर्स की इंपॉर्टेंस आपने इंडिया पाकिस्तान में देख ली इंडिया है। पाकिस्तान में देख ली। अगर अभी जंग जितनी भी जंगें हैं वो लड़ी एयरफोर्स के दम पे रही। अगर किसी को शक था तो वो हुँ, भी दूर हो गया वो भी होगा दूर पूरी हो दुनिया में कि पाक फिजाइया ने क्या किया। अच्छा, अब आते हैं ईरानी एयरफोर्स के ऊपर। उनके पास टॉमकैट F-14 जहाज है, एक फैंटम F-4 जहाज है उनके पास, और ये शाह ऑफ ईरान के ज़माने के हैं, और दोनों अमेरिकन ओरिजिन के हैं। ये किस जनरेशन के प्लेन थे? ये तो जनरेशन सेकंड शायद मैं कहूँगा। ये ओके, नहीं, 50 साल आप गिन लें, 50 साल। जिनको मेंटेन करना मुश्किल हुआ है। सिर्फ हुँ, जहाज पुराने नहीं है, ठीक। अमेरिकन जहाज है, उनकी मेंटेनेंस ही नहीं हो पा रही। अमेरिकन स्पेयर पार्ट्स नहीं दिए इतने सालों से, 20 25 30 साल से। तो बहुत बड़ा हैंडीकैप है इनको एयरफोर्स का। हुँ, हाँ, उन्होंने सरफेस टू सरफेस बहुत ज़्यादा गेन किया है, हुँ, इसमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन की है। एक और एडवांटेज जो मैंने कर रहा था ना कि एडवांटेज डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, जो इसराइल है उसकी हम रकबे की बात करते हैं पहले। हुँ। इसराइल ईरान से 70 गुना छोटा है छोटा बिल्कुल। रकबे के हिसाब से, यस, यस, एक वो ठीक। और जो आपके व्यूअर्स पाकिस्तान से रिलेट करना चाहें, पाकिस्तान से इसराइल 40 गुना छोटा है। 40 गुना छोटा, हमारे केपी के एक सूबे से चौथा हिस्सा है। चौथा हिस्सा। अब मैं आप एग्ज़ैक्टली ज्योग्राफिया बताना चाह रहा ज्योग्राफी। हूँ, आपके व्यूअर्स विजुलाइज कर सकें कि कहाँ 1 वर्सेस 70। हुँ, अच्छा, पॉपुलेशन 10 गुना ज़्यादा है, हुँ, ठीक है, 90 लाख के वर्सेस 9 करोड़। जब ये हालात हों तो एडवांटेज क्या है इसराइल के खिलाफ ईरान को? वो ये एडवांटेज है, उन्होंने 70 गुना बड़े एरियाज को हिट करना है, चाहे वो सेलेक्टिव हो, कौन से हो। लेकिन ईरान जब इधर से मिसाइल फायर करता है और वो इतने से छोटे एरिया पर जाकर गिरते हैं, गिरते इस हैं। वक्त की एक्यूरेसी ना भी मैं देखूं हुँ, तो खौफ, इनसिक्योरिटी और जो अनसर्टेनिटी लोगों के जहनों में पैदा हो रही है, वो बड़ी ईरान के हक में जाती है, क्योंकि इसराइल के लोग आदी ही नहीं थे आधे ही नहीं थे। जंग लड़ने के। बिल्कुल, ये होता है जब आप अपने लोगों को इतना अवेयर नहीं रखते अपने ही मुज़ालिम से। नहीं, बिल्कुल। अवेयर नहीं। मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा। डिफर ये कि इसराइल के लोगों को यही आज तक पता था कि अगर हमने दुनिया में अगर कोई डील करनी है, किसी लीडरशिप को एलिमिनेट करना है, किसी को जंग करनी है, किसी को सबक सिखाना है, तो अपने मुल्क से बाहर जाके हम सिखाते हैं। अपने मुल्क के अंदर कुछ नहीं करने देते हम हुँ, किसी को, और नहीं हुआ पिछले सालों में, आप नोट कर लें। चाहे अरब इसराइल वॉर हुई थी, इनसिग्निफिकेंट सा कोई पेनिट्रेशन हुई थी। तो इतने 75 78 सालों से इसराइल के लोगों को ट्रेंचों में रहने की, बंकर्स में रहने की, अंडरग्राउंड रहने की, हॉस्पिटल्स के बगैर रहने की, ग्रिड हुँ। स्टेशन की बिजली के बगैर रहने की आदत नहीं है। यहाँ मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा आपके जवाब से ही अख़ज़ करके कि इसराइल के जो रेफ्यूजीज़ हैं, वो कहाँ जाएँगे? वो यूएस की जानिब भागेंगे अब जिस तरह वो उन्होंने अपने जो एयरपोर्ट्स हैं उनको बंद भी कर दिया हुआ है अब, क्योंकि ईरान से तो कोई भी नहीं निकल रहा है। ईरान से तो कोई भाग नहीं रहा और वो लोग तो डट के खड़े हैं अपने दुश्मन के आगे। इसराइल को तो आदत ही नहीं थी जैसे आपने कहा, तो इसराइली रेफ्यूजीज़ कहाँ जाएँगे? देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि आप इसराइल की हिस्ट्री देखें। हुँ, 1948 में ये एक मुल्क क्रिएट किया गया, क्रिएट किए गए बिल्कुल। और पूरी दुनिया से ज्यूज़ लाए गए थे। या इम्पोर्ट किए गए जी, थे। जिनकी पॉपुलेशन की परसेंट मिडल ईस्ट में हो सकती है, फ़लस्तीन एरिया में हुँ, 16% थी, हुँ, उसको 55% किया गया। 55% वो किए मैं गए। उस ज़्यादा उसमें टाइम नहीं लेना चाहूँगा। फिर एक यूनाइटेड नेशन से अप्रूवल लिए गए, फिर यूके ने सपोर्ट करना शुरू कर दिया, फिर सबने रिकॉग्नाइज़ शुरू कर दिया, तो ये लॉन्ग स्टोरी है। लॉन्ग स्टोरी। लेकिन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, अगर 90 लाख
इज़राइल में रहते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ ज्यूज़ वर्ल्ड ओवर भी रहते हैं। वर्ल्ड ओवर। इसके अलावा मैं ये भी आपसे जानना चाहूँगा कि ईरान जो है, वो सेकंड हब समझा जाता है ज्यूइश का, ठीक है? ईरान के अंदर भी ज्यूइश काफ़ी हैं। तो दूसरा दूसरे नंबर पे समझा जाता है। तो आप समझते हैं कि जो ईरानी ज्यूइश हैं, जो ईरानी हैं, वो इस वक़्त इस कॉन्फ्लिक्ट में वो कहाँ खड़े हैं? ये तो डिपेंड करेगा केस टू केस। आप स्टैम्प नहीं कर सकते कि वो प्रो ईरान होंगे या सारे प्रो इज़राइल होंगे। हुँ। लेकिन ये वार्निंग ज़रूर मैं एज़ अ स्टूडेंट ऑफ स्ट्रैटेजी देना चाहूँगा कि उन्हीं के थ्रू तो मेजॉरिटी कॉम हुए हैं। अभी जो पेनिट्रेशन हुई है, इन्फिल्ट्रेशन हुई है, जो स्पाइंग हुई है, कैसे हुई है? अगर आप नहीं हम समझ पा रहे तो हम अहमद निजाद प्रेसिडेंट थे 2005 से 2013 तक। आज नहीं, आज से 12-13 साल पहले उनका टेन्योर भी खत्म हो गया था। हुँ। उन्होंने सीएनएन ईरान को एक इंटरव्यू देते हुए कहा था कि अपने टेन्योर की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि हमने सोचा उस वक़्त कि इज़राइली इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा नेटवर्क यहाँ बन गया है, तो उसको काउंटर करने के लिए हमने एक फ़ोर्स बनाई, ईरानियन फ़ोर्स बनाई। ईरानियन कहते फ़ोर्स। हैं कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा कि उसका हेड भी मोसाद का एजेंट था। हुँ, तो ये मैं पेनिट्रेशन आपको कह रहा हूँ, ठीक। जिसका हमें वॉच करना चाहिए। आपने एयर फ़ोर्स कैपेबिलिटी का ज़िक्र किया ईरान की। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इसराइल की एयर फ़ोर्स कैपेबिलिटी कैसी है? अगर वो इसराइली एयर फ़ोर्स उनके जो फाइटर जेट था F-35, ईरान क्लेम कर रहा है कि वो उसे गिराने का क्लेम कर रहा है और ये ईरानी जर्नलिस्ट की तरफ से ये ऐसे बयान आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया पे इस तरह की कोई रिपोर्ट नहीं हमें पढ़ने को मिली। तो इस बारे में थोड़ा-सा बताइएगा? देखिए मैं अभी मुझे भी मीडिया के थ्रू ही पता लगा, जी, बट अगर ईरान ने गिराए हैं तो मेरा ख़्याल है कि ईरान को सामने आना चाहिए था बिल्कुल। और डिस्क्लोज़ करना चाहिए था। व्हाई? बिकॉज़ ये बहुत बड़ा डीमोरलाइज़ेशन फैक्टर ना सिर्फ़ इज़राइल के लिए होता बल्कि ज़ाहिर है अमेरिकन जहाज़ है जो, हुँ। कभी दुनिया में मारा नहीं गया। अगर इतनी बड़ी अचीवमेंट कर ली थी तो जैसे पाकिस्तान ने किया था, आपने नोट किया होगा एक-एक लोकेशन बताई थी, लोकेशन पायलट्स की बताई थी रेडियो कॉल राफ़ेल सुना की, दी थी बिल्कुल। और सब मलबे दिखा दिए थे। हुँ। तो इस तरह का अगर हुआ है तो मेरा ख़्याल है ईरान अगर करेगा तो क्रेडिबिलिटी होगी, वरना मीडिया पे तो ब्रेकिंग न्यूज़ तो कोई भी चला कोई भी सकता है। चला सकता है। सर, दूसरा ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि इसराइल के पास वैसे तो नाइदर दे डिनाइड, ना ही उन्होंने कंफर्म किया है इस बारे में इसराइली ऑफिशियल्स ने कि उनके पास 90 न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, ठीक है? नेतन्याहू की तरफ से आज तक ऐसा कोई बयान तो नहीं आया। लेकिन अगर इसराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो वो ईरान पर हमला कर सकता है? नहीं, मेरा ख़्याल है न्यूक्लियर अभी बहुत जल्दी है कहना। उसकी वजह ये है कि उसकी इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं। दूसरी बात ये है कि ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल की मिलिट्री कन्वेंशनल मिलिट्री की कैपेसिटी भी अभी बहुत ज़्यादा है। हुँ। और दूसरी बात ये है कि इज़राइल खुद भी नहीं चाहेगा इस स्टेज पे। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि देखिए इस वक़्त वो अमेरिका को मैसेज दे रहा है कि आप एक तो आप कूदें जंग हुँ। में, और वो रोज़ाना की बुनियाद पर ये जो 280 मिलियन हमने ज़िक्र किया, वो अमेरिका को कह रहा है कि देखें मुझे जंग कितनी महँगी पड़नी चाहिए। हुँ। देखें मुझे और भी वेपन चाहिए। देखा मैंने कहा था ना ये चीज़ नहीं काम कर रही। देखा मुझे सरफेस टू एयर और चाहिए, मुझे फाइटर जहाज़ और चाहिए। हुँ। तो ये अभी तो वॉर अपनी जगह है, बट आने वाले वक़्तों में उसने वैल्यू ऐड कन्वर्ट करनी है अपने लिए इज़राइल ने। अपने लिए उसको बिल्कुल। कैश करेगा इस सिचुएशन को कि हमारा तबाह हो गया, हमारा सब कुछ हो गया, अब नई एयरफ़ोर्स बनानी है, नए वेपन सिस्टम बनाने हैं, नए एयर डिफेंस सिस्टम लेना है, नए मिसाइल लेने हैं। तो वो फिर एक शॉपिंग लिस्ट बनेगी जो ज़ाहिर है मोस्टली कॉम्प्लीमेंट्री होती है। सही। सर, जो 13 जून को इसराइल ने हमला किया, ईरानी हदूद के अंदर आके, उसके अंदर जो उन्होंने स्पेसिफिकली न्यूक्लियर साइट्स को हिट किया, अब तक ईरान के 9 न्यूक्लियर साइंटिस्ट आपने बताया कि शहीद हो चुके हैं और न्यूक्लियर साइंटिस्ट बहुत कम होते हैं। इसके अलावा जो टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स थे 13 जून को, वो इसराइल ने ईरान के शहीद किए। बाद जो सबसे मेन जो इसमें शहादत हुई है वो अली शाम खानी की है, जो नेगोशिएटर थे यूएस के। अब यूएस के साथ नेगोशिएट कौन करेगा? वहाँ देखिए तक क्योंकि वो तो कन्विंस कर चुके थे और इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन ने ये कह दिया था गार्डनर ने कि ईरान बॉम्ब न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहा। वो नेगोशिएट कर रहे थे। तो अब कौन उस हद तक पहुँचेगा? देखिए, अब तो अमेरिका और रशिया शायद पॉसिबली कर सकें, अगर वो कोई नुमाइंदगी, क्योंकि अमेरिका का तो उस सेंस में ट्रस्ट ईरान के साथ वो नहीं है कंफर्टेबल, ऐसा नहीं है। ठीक। और ये जो आप कह रहे हैं कि नेगोशिएटर हुए या ये पहले भी उनका रिस्पेक्ट नहीं की गई नेगोशिएशन में। चलें अली कोई शाम खानी। क्विक आपके लोगों को जो व्यूअर्स आप देख रहे हैं वो उनको हुँ, 2015 पे ले चलें, जब हुँ, ये न्यूक्लियर डील हुई थी ईरान की इज़राइल के साथ।
अमेरिका के साथ बेसिकली, लेकिन इजराइल पीछे था, मैं उस सेंस में कह रहा हूँ। और यूरोप के लोग गारंटियर थे, यूके था, फ्रांस था, जर्मनी था, इन लोगों ने गारंटी 2015 में डील तय हुई। उस वक्त तक ईरानियन एनरिचमेंट की जो कैपेबिलिटी थी यूरेनियम को करने की, वो 20% ऊपर 20% नतंज में और फोडोर में, फर्दों में। जी। उनको कहा गया कि आप 3.6 पर लेकर आएँ तो आपको हम इंसेंटिव भी देंगे, आपको ट्रेड भी करने देंगे। तो ईरान से करवा दिया और शर्त ये रखी कि 24/7 24 घंटे IAEA आपका प्लांट कोई सर्विलेंस भी विजिट करेगी, कर सकती विजिट है कर सकेगी। और विजिट भी कर सकती है, ठीक। सरप्राइज विजिट। 2015 से 2018 तक IAEA ने 10 रिपोर्ट्स दी 10 रिपोर्ट्स और हैं, 10 के 10 के अंदर कहा गया कि इन्होंने रिवर्ट कर लिया है, अब ये न्यूक्लियर बम नहीं बना रहे। नहीं बना रहे। लेकिन 2018 में ट्रम्प आते हैं और और यूनिलैटरली हाँ, कैंसिल कर देते हैं, सैंक्शंस हटा देते हटा बाइडेन देते के बाद। जी, हटा देते हैं। तो आप ये देखिए कि जब हटा देते हैं तो क्या होता है, वही यूरोपियन मुल्क जो गारंटर थे वो प्रोटेस्ट करते हैं टू यूएस कि आपने गलत किया वन साइडेड एग्रीमेंट खत्म करके, ठीक है। लेकिन आपको मैं एक दिलचस्प बात बताता चलूँ कि वो जो यूनिलैटरल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खत्म किया, जो गारंटर थे वो उन्होंने बुरा महसूस किया, जिस मुआहदे से निकले थे, 3 मुल्कों ने सपोर्ट किया। सपोर्ट किया। और वो कौन थे 3? और 3 मुसलमान मुल्क, मुसलमान, सऊदी अरब, सऊदी यूएई, अरब। बहरीन। ठीक है। और इसके बाद जो ईरान पे सैंक्शंस भी लगाई डोनाल्ड ट्रंप ने, वो जो एक इनका आपस में ट्रीटी साइन हुई थी न्यूक्लियर। तो ईरान ने अपने यूरेनियम जो एनरिचमेंट थे, आप समझते हैं कि इस अरसे के अंदर 2018 से अभी 25 के अंदर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया होगा और वो कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट जो है वो इसराइल के खिलाफ कर सकते हैं? देखिए, अगर मेरे पास कंफर्म जवाब होता तो मैं खुद बिलियनर होता। तो ये एग्जैक्टली। सबके गैस वर्क है गेस जिस नहीं, आपका तज्जिया क्या कहता है इस पे? नहीं, आई एम श्योर जब आप किसी मुल्क को कॉर्नर करते हैं और रिटेलिएशन करते हैं, यूनिलैटरल डिसएग्रीमेंट कर लेते हैं और एग्रीमेंट्स को कैंसिल कर देते हैं, तो फिर तो फ्री हो जाता है। तभी वो एनरिचमेंट की तरफ जाता है और उसको भी पता है कि उसका सर्वाइवल एक न्यूक्लियर हासिल करने में है। मैं एक लॉजिकल बात कर रहा हूँ, मैं फैक्ट बेस नहीं कह रहा कि ये होगा, लेकिन पॉसिबली ईरान ने एडवांसमेंट तो डेफिनेटली जरूर की होगी, इस वक्त तक की होगी, बट बना लिया है, किस स्टेज पे है अभी IAEA और बाकी लोग कह रहे हैं 60% कर लिया। 60% बहुत बड़ी परसेंटेज है और 60 तक जाना बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट 85 to 90% जब हो जाता है तो आप वेपन बना सकते हैं। तो क्लोज है ईरान पॉसिबली, जो इंटरनेशनल मीडिया से पता लगता है, लेकिन कितना करीब है और उनकी स्किल क्या है। और उस दिन आपने बात कही 9 साइंटिस्ट मारे, उसके बाद भी टोटल 16 हो चुके हैं, 16 हो चुके हैं और शायद और भी हों जो शायद नहीं पता हमें। तो 16 का मतलब है कि इस वक्त आई डोंट नो उनकी सक्सेशन में कितने लोग मौजूद हैं जो इस प्रोजेक्ट को कैरी ऑन कर सकते हैं, बट 60 तक तो नोन है। ईरान के पास इतने फाइनेंशियल पावर्स हैं, जिस तरह के इसराइल फाइनेंशियली तौर पे बहुत स्ट्रांग है, उसे यूएस की बैक हासिल है। ईरान इस जंग को कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकता है? क्योंकि जंग लड़ी जाती है जज्बे के साथ तो लड़ी ही जाती है, लेकिन उसके लिए पैसे भी चाहिए, उसके लिए फाइनेंशियल स्ट्रांग होना भी चाहिए आपके मुल्क को। देखिए खबर, उसको आपको जो जंग लड़नी या जंग एंड करनी, कब तक लड़ सकता है, जो आपने कहा वॉर कल्मिनेशन या वॉर एंड कैसे करेंगे आप। देखिए, वॉर एंड होती है या वॉर कल्मिनेशन स्ट्रैटेजी डिपेंडेंट होती है आपकी वॉर फाइटिंग एनर्जी के ऊपर। आपकी एनर्जी कितनी रहेगी, आपका स्टेमिना कितना है लड़ने का। स्ट्रैटेजी और एनर्जी, यानी आपने एंड करनी है जंग, तो फिर आप ये बताइए कि आपकी इस वक्त कैपेसिटी कितनी है। जैसे आपने कहा 3 या 4 हज़ार उसके पास मिसाइल है, मैं कहता हूँ उसके पास 20,000 होते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हिट कितनी आप ले सकते हैं। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा फोकस तबाह हो रहा है ईरान का। ऑयल रिफाइनरीज हिट हो रही है, न्यूक्लियर प्लांट हिट हो रहे हैं, ग्रिड स्टेशन हिट हो रहे हैं। मेन सिटी तेहरान को फोकस किया जाता है, ऑलमोस्ट लाहौर जितना वो पॉपुलेशन है उसकी, तो उनको कहा जा रहा है खाली करें या इधर। तो ये देखना ये है कि आप रेजिलिएंट कितने हैं। आई वाज यूज्ड टू देयर, वो तेहरान के बारे में मैं ये जानता हूँ कि वो उनका बिजनेस हब भी है, ऑब्वियसली उनका मेन सिटी है। जो आपने फाइनेंस पूछा, ईरान बहुत मुश्किलात से गुजरा है 15-20 सालों से, जब से सैंक्शन लगी है। और क्यों ना उसको ऑयल इस तरह एक्सपोर्ट करने दिया जा रहा है, ना वो ओपन ट्रेडिंग कर सकता है, ना बैंकिंग ट्रांजेक्शन ईरान के साथ करने दी जा रही है, ना कोई और एक्सपोर्ट्स करनी जा रही है। तो ईरान को तो बहुत ज़्यादा कॉर्नर बड़े से किया हुआ है। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि ये एक कौम नहीं है, एक तहजीब है, हज़ारों साल से है ये, इनकी बड़ी रिजिलेंट है, बहुत नेशनलिस्ट कौम है। दुनिया में चंद नेशनलिस्ट कौम इतनी स्ट्रॉन्ग होंगी जितनी ईरानियन है, तो वो उनको शायद कैरी फॉरवर्ड कर रही है, या इंस्पिरेशन है उनकी जो कैरी फॉरवर्ड। तो कॉस्ट इस पे नहीं होता, फाइनेंशियल नहीं होता, रिजॉल्व भी होता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पीस टाइम में उन्होंने कितना काम किया हुआ है अपनी कैपेसिटी बिल्ड करने पे, एनर्जी जो मैंने कहा इनडायरेक्टली वो स्टेमिना ही है, वो स्टेमिना कितना है वो डिपेंड करेगा।
ठीक। सर अभी मैं एक सवाल करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप मैं बिल्डअप दे रहा हूँ अपने नेक्स्ट सवाल का। जो फर्दो है इनका एरिया, वो इनके कुम के नज़दीक है। जी, कुम इनका समझ लें कि रिलीजियस हब है ईरान का। वहाँ से इनके मोस्टली आयतुल्लाह और मोस्टली आलिम दीन अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करते हैं। फर्दू उसके जी, पास है। ठीक है? ये जो उस रात 13 जून को हमला हुआ, उसके अंदर उन्होंने बड़ा स्पेसिफिकली इनके मिलिट्री ऑफिशियल्स को हिट किया, सरबराह सिपह सालार शहीद किए। आप ये समझते हैं कि इनके जो कुम के अंदर भी खतरा लाहक है, कुम के अंदर जो आयतुल्लाह मौजूद हैं, उनको खतरा लाहक है? डेफ़िनिटली। वो इतने ज़्यादा इसराइल इतना क्लोज़ली सर्विलेंस कैसे कर रहा है और इज़राइली इंटेलिजेंस इतनी पावरफुल कैसे हो गई कि उन्होंने उन्हीं एरियाज़ को हिट किया जिनको वो चाहते थे? मेरा ख़्याल है ईरान के ख़िलाफ़ इज़राइल ने बहुत सालों से ह्यूमन इंटेलिजेंस पे बहुत डिपेंड किया है। देखिए इतनी टारगेटेड किलिंग ह्यूमन इंटेलिजेंस के बगैर नहीं हो सकती, ह्यूमन इंटेलिजेंस के नहीं हो बगैर नहीं हो सकती। सकती। ठीक है। सिर्फ़ सैटेलाइट से नहीं होगा कि मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मैं आपके साथ बैठा हूँ। किसी ने रिपोर्ट करना है कि खालिद चिश्ती स्टूडियो में आए हुए हैं, बाहर गाड़ी खड़ी है, इतनी देर तक यहाँ रहेंगे हुँ। और अगर निकलते हुए पकड़ना है तो इतने बजे तकरीबन इनका पॉडकास्ट खत्म होगा, निकल जाएँगे। हाँ। समबडी हैज़ टू टेल। ये नहीं होता कि आपने नोट किया कोई कोलैटरल डैमेज हुआ है साइड पे? किसी की फैमिली मारी गई हो नहीं, साथ, नहीं, नहीं। कोई और छोटे जवान मारे गए हों किसी यूनिट के, कुछ नहीं हुआ। स क्यों नहीं हुआ? इस्माइल हानिया को भी इसी तरह शहीद किया गया था। सामने वाले अपार्टमेंट से फायर किया गया था। ये नहीं मैं यही शुरू में आपको अर्ज़ किया कि ईरान को ये देखना पड़ेगा कि किस हद तक पेनिट्रेशन हो चुकी है उनकी, अंदर गद्दार कितने कितने मौजूद हैं? गद्दार हैं। और अभी भी जितनी लीडरशिप एलिमिनेट हुई है, वो एग्ज़ैक्ट मेरी नज़र के मुताबिक वो एग्ज़ैक्ट रिपोर्टिंग कौन कर सकता है? सैटेलाइट से नहीं होती। ये पीछे कोई शख्स है जो अंदर घुस चुके हैं इसमें। इसी तरह आयतुल्लाह को खुदा ना खास्ता कुछ जी, नुकसान वो मैं पहुँचता वही है, वही तो वो पूछने भी लगा था उनको भी कि पीछे अगर कुछ रिपोर्टिंग इसराइल असैसिनेट करने में कामयाब हो जाता है आयतुल्लाह अली खामेनेई को, हाउ वुड ईरान रिटेलिएट और ईरान फिर उसके बाद क्या जवाब देगा? यहाँ पे फिर सवाल पैदा होता है कि ईरान के अंदरूनी खतरात और ईरान में रजीम चेंज। देखिए बहुत सारे इफ़ आपने लगाए हैं इसमें कि अगर ईरान के खिलाफ इस हद तक इजराइल ऑपरेशन करता है और अगर खुदा न खास्ता आयतुल्लाह साहब एलिमिनेट हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और अगर फिर उसके बाद रजीम चेंज, दो तीन कनेक्टेड है जी। और दो तीन इफ़ है। बहुत सारे इफ़ तो मैं नहीं लिंक कर पाऊंगा, लेकिन ये फैक्ट है कि बहुत बड़ी प्राइस है, ये इसराइल को रियलाइज़ करनी चाहिए। इसीलिए आपने नोट किया अमेरिकन प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अभी नहीं करो, वो ये करो, हमें पता है वो कहाँ है। और ये एक और भी ज़हन में रखिएगा चीज़, देखिए दुनिया जब इस तरह का ऑपरेशन में जाती है तो सिर्फ मिलिट्री हार्डवेयर से नहीं लड़ती है, हुँ, वो साइऑप्स भी करती है। हुँ। हम इसको साइऑप्स कहते हैं, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। जी, यानी मैं आपको मेंटली डिफीट करना चाहता हूँ। ठीक। मैं आपको कहता हूँ कि आपके पास कैपेसिटी नहीं है, आपके पास वेपन ही नहीं है जो मेरे पास है, आपकी एनर्जी इतनी नहीं है, हुँ, आप आइसोलेट हुए हुए हैं, हुँ, आप अकेले खड़े हैं, मुझे आपकी लोकेशन भी पता है। आप साइकोलॉजिकली आप डिफीट देते हैं मेंटली हुँ। पहले। पहले। तो ये साइऑप्स भी होता है, तेहरान खाली कर दें, कल पता नहीं आपको क्या होने लगा है, हाँ, वो आयतुल्लाह को हम टारगेट कर देंगे, हमें पता है कहाँ छुपे हुए हैं। हाँ। ये विल टू वो ट्रम्प फाइट, ने भी उनको कहा ना कि आयतुल्लाह अली खामनेई ईज़ी टारगेट है। विल टू फाइट खत्म हो जाती है। आपको अपने आप इनसिक्योर लगना शुरू कर देता है कि मैं बैठा हूँ यहाँ पे, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो वो आपने देखा होता है, ये उस पर डिपेंडेंट सारे का सारा होता है। हुँ, तो अगर खुदा न खास्ता ये टारगेट किया प्लान इराक के ईरान के खिलाफ, बहुत ख़तरनाक होगा और मेरा ख्याल है वो बहुत ज़्यादा कैरी जंग फॉर्मली बंद भी हो जाएगी, तो शायद ये बहुत ज़्यादा रिवेंजफुल रहेंगे लोग जी, ईरानियन और हर्ट रहेंगे और कैरी फॉरवर्ड करेंगे ठीक इसको। है। अभी मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसके अंदर जो ईरानी जर्नलिस्ट हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि रजीम चेंज जो है वो इतना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं ईरान के अंदर जो सिविलियंस हैं वो तक़लीद में हैं अली ख़ामेनेई की, अयतुल्लाह अली ख़ामेनेई की तक़लीद में हैं। तो रजीम चेंज तो इतना पॉसिबल नहीं है। क्या आप ये समझते हैं कि रज़ा शाह पहलवी के बेटे को जो कि इस वक़्त इसराइल के अलायंस के में हैं और उनकी पुश्तपनाही में हैं, उनको लाया जा सकता है और ईरान के अंदर उनके सपोर्टर्स भी मौजूद हैं? देखिए ये तो मेरे पास अभी डाटा नहीं है कि वहाँ उनकी फॉलोअरशिप शाहरान की कितनी है, नहीं, वो ऑफ़िशियल डाटा कोई कोई भी नहीं कोई है, नहीं होगा। कोई नहीं है ऑफ़िशियल तो डाटा। देखिए किसी की इंटेंशन या विश लिस्ट और होती है। हुँ, मैं यहाँ विश लिस्ट कहूँ जी शाहरान के बेटे को बना दे, विश लिस्ट और होती है, विश ग्राउंड लिस्ट और रियलिटीज और होती हैं। तो ईरानी लेफ्ट विंग ये डिपेंड करेगा कितना स्ट्रांग है, क्योंकि उनका डाटा किसी के पास अवेलेबल नहीं है। आपके पास है तो शेयर करें तो मैं कमेंट कर हुँ, सकूं। मेरे पास ये डाटा नहीं है कि एंटी
खुमैनी या एंटी खामेनाई। खमनाई कितने परसेंट लोग हैं? 5 होते तो हर जगह हैं, बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। होते हैं। आपने नोट किया कहाँ तक पेनिट्रेशन हो चुकी है। जी, तो वो हमें एग्जैक्ट परसेंटेज पता लगे, उनकी पोजीशनिंग पता लगे तो हम बेहतर कर सकेंगे। ठीक। परसेप्शन पे बेस्ड करके जवाब देना बड़ा मुश्किल होता है कि कितने परसेंट लोग हैं और वो वेलकम करेंगे, और खुदा ना खास्ता ईरान के लोगों की हालत इतनी ख़राब कर दी जाएगी कि वो कहेंगे कि वो ऑप्शन बेहतर है। हुँ, सारे इफ़ हैं, और जब जी। तक डाटा ना हो प्रॉब्लम मुश्किल है। सर, अब आते हैं ज़रा अपने रवायती हरीफ की तरफ, उसके किरदार की तरफ। सवाल तो मेरे पास बहुत हैं, लेकिन मैं इसको कंसाइज़ करना चाह रहा हूँ, मैं इसको ज़रा मेन टॉपिक पे लाना चाह रहा हूँ। ग्रेटर इसराइल एंड अखंड भारत, ये दोनों एक ही फ़ाशिस्ट ख्वाब हैं, ठीक है? ग्रेटर इसराइल, इस जंग में अगर ईरान ईरान फ़ॉल करता है और इसराइल ईरान पर ज़ कामयाबी हासिल करता है, तो उसके बाद इसराइल का अगला हदफ पाकिस्तान होगा। और इसकी मेरे पास एक तफ्तीशनाक एक न्यूज़ है, वो ये कि डिप्टी डिफेंस मिनिस्टर इसराइल के मेयर मैसरी, उन्होंने ये ट्वीट किया अरबी और उर्दू में कि ईरान के बाद पाकिस्तान की बारी है, हम पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम डिसमेंटल करेंगे। तो इस बारे में थोड़ी-सी लबकुशाई कर दें, फिर मैं आगे इस पर मज़ीद सवाल करूँगा। देखिए खबर, ये कोई ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं है मेरे लिए। हुँ, मैं आपसे भी छोटा था, 21-22 साल मेरी उम्र थी जब मैं एक फाइटर स्क्वाड में फाइटर पायलट था, हुँ, नौजवान। तो मैं ज़ाती एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर सकता हूँ कि आपको मैं इस हिस्टोरिकल बता सकूँ कि इसका रेफरेंस क्या है। 81 की बात है ये। 81 की। एज ए फाइटर पायलट हमें ड्यूटी दी गई रावलपिंडी चकलाला एयरपोर्ट पर, जो अब नूर खान एयरबेस है। वहाँ पे हमें डिप्लॉय किया गया था पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्लांट प्रोटेक्ट करने के लिए। उस वक्त ठीक, एक ही प्लांट होता था और वो कोटा का था। कहूटा। जी, पिंडी के पास ही एक जगह। हमें ये हुक्म मिला कि इसको प्रोटेक्ट करना है। हुँ, और आप, अगर मैं आपसे कहूं कि 2 मुल्कों के नाम लिखें, हुँ। कौन से मुल्कों से हमें ब्रीफ किया गया था कि खतरा है न्यूक्लियर प्लांट को, तो आप लिख नहीं सकते। हाँ, इंडिया और इसराइल। बस, तो ये 45 साल पुरानी, मैं 44 साल पुरानी बात कर रहा हूँ। तो ये आप आज का नहीं है कोई जी। ब्रेकिंग न्यूज़ मेरे लिए, उनकी है। हुँ, लेकिन वो क्यों नहीं करेंगे लाइकली, मैं अपने तर्जीह के मुताबिक कह सकता हूँ, वो क्यों नहीं करेंगे। इसलिए नहीं करेंगे, मैंने आपके शुरू में एक लफ्ज़ किया था, प्रोहिबिटिव प्राइस। हुँ। इसराइल को प्राइस पता होनी चाहिए प्राइस पता होना चाहिए। कि हिट बैक करेगा। आया, आपका क्या ख्याल है कि खुदा ना, एक तो वहाँ अब हमारा एक न्यूक्लियर प्लांट है नहीं, किसी एक जगह पे रह नहीं गया कि हमने वहीं रखा हुआ है। इट्स स्प्रेड ओवर है, सिक्योर है, सेफ है, अंडर वेल सुपरवाइज्ड है एंड वेल प्रोटेक्टेड भी हुँ, है। तो एक जगह तो रह नहीं गया कि एक बास्केट में हम मारेंगे तो आपने न्यूक्लियर नॉकआउट कर न्यूक्लियर दिया। नॉकआउट कर और दिया। अगर कोई अटेम्प्ट कभी होती भी है तो ऑब्वियसली पाकिस्तान का इतना रिजॉल्व है कि अभी हमने इसराइल से 145 गुना बड़े मुल्क के साथ मुकाबला किया। मुकाबला किया, बिल्कुल। इंशाल्लाह करें। और सर, ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हम मिलिट्री कैपेबिलिटीज़ पाकिस्तान और इसराइल की कितनी हैं? हम उनसे एयर फ़ोर्स के अंदर एयर वॉरफेयर की अगर बात की जाए, तो हम उनसे कितने आगे हैं? देखिए, मैं फोर्स ये ऐसी नहीं कर रहा कि हमारी कोई जंग खुदा ना खास्ता अगर होती है तो हुँ, ईरान इसराइल टाइप होगी। हुँ। हमारा डायरेक्ट वो कोई कब्जा करने वाला या रिजीम चेंज वाला, वो मैं नहीं फोर्स ही कर रहा। जी, इसलिए वो पॉसिबिलिटी नहीं है, तो इसलिए उस पे शायद कमेंट करना रेलेवेंट नहीं होगा। हमारे साथ इजराइल का खुदा ना खासा जब भी कोई कन्फ्रंटेशन हुई, वो इसी तरह की चीज़ पर होगी, हुँ। ये जो आपने कहा है जी, स्ट्रेटेजिक वेपन्स या एसेट्स के बारे में होगी। जी। और वो हमारी बहुत ज़्यादा कैपेबिलिटी है टू हिट बैक, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। और वो ही रोक रही है इसराइल को, ये भी क्लियर रखें बात। इसराइल को ये पता है कि ना ये गज़ा है, ना ये सीरिया है, सीरिया। ना ये इराक है। ये बहुत बड़ा मुल्क है जिसके लोगों का रिजॉल्व बहुत ज़्यादा है, आर्म फोर्सेस बहुत मुसल्लह हैं, हमारी लैंड फोर्सेस बहुत पावरफुल हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह नेवी है, और पाक फ़िज़ाइया ने तो आपके सामने जी, जो किया। तो रिज़ॉल्व आपको मना रखता है कि आपको खुद क्या कीमत देनी है। किसी को मुक्का मारने से पहले अगर पता हो कि इसके जेब में गन है, गन, तो मैं मुक्का बिल्कुल, नहीं मुक्का मारूँगा। नहीं ये मारूँगा। ये प्रोबेबिलिटी प्राइस होती है। जो सर, अखंड भारत का एक जो ख्वाब देखा हुआ है आरएसएस ने, और इनके जो मोदी साहब हैं, उन्होंने, इंडियन प्राइम मिनिस्टर, और ये जो ग्रेटर इसराइल की मैंने बात की, हमने इसको ज़रा बात कर ली है इसके ऊपर। मुझे ये बताएं कि सर, अगर लेटर ऑन इंडिया की तरफ से जैसे इस जंग के अंदर ख़ास तौर पे पाकिस्तान को धकेला जा रहा है, ईरान इसराइल वॉर के अंदर वो प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, जैसे ऑपरेशन बुनियान मरसूस में उन्होंने किया था, वो धकेल रहे हैं। क्या चाहता है इंडिया? क्या मोटिव्स लेके इंडिया ये हरकत कर रहा है? देखिए, इंडिया चाहता है कि यहाँ में रेलेवेंट हो जाए, हुँ, जो उन्होंने अभी मई में कोशिश की। हुँ, दुनिया से इर्रेलेवेंट हो जाएँ, हम सबसाइड कर दें, घुटने टेक दें। हुँ,
या वो चाहता है कि दुनिया की नज़र में पाकिस्तान की एज अ स्टेट ये परसेप्शन बना दी जाए कि ये इर्रिस्पॉन्सिबल स्टेट है, ये रोग स्टेट है, ये बिहेवियर इसका कंट्रोल नहीं हो रहा और इसके पास न्यूक्लियर भी है। हम्म, अब वो आपने नोट किया थोड़े दिन पहले क्या बयान आया था, कहाँ से आया होगा? एक बयान आया कि अगर इजराइल ने अटैक किया ईरान का न्यूक्लियर प्लांट तो पाकिस्तान इजराइल का न्यूक्लियर प्लांट पे हमला कर देगा। हमला कर बिल्कुल यही खबर आई ये थी। खबर आई थी। क्यों आई थी? ये वो साबित करना चाह रहे हैं कि ये बड़ा अग्रेसर मुल्क है, ये कुछ भी कर सकता है। फिर तशक्कुर पाकिस्तान का नारे लगे अगर पार्लियामेंट में, तो हिंदुस्तान ने उससे भी हिंदुस्तान ने लिंक किया कि हम नहीं कह रहे थे ये मदद कर रहा है इसराइल के खिलाफ ईरान की, पाकिस्तान कर रहा है, हम्म, पाकिस्तान ये कर रहा है, पाकिस्तान वो कर रहा है। दुनिया में हमें आइसोलेट करना चाहता है वो, बुनियादी तौर पे इररेलेवेंट करना चाहता है, या फोकस दुनिया का आ जाए नेगेटिव हमारे ऊपर कि अच्छा पाकिस्तान है। लेकिन कल जो हमारी आर्मी चीफ की मुलाकात हुई है जी, वो बिल्कुल। ऑपोजिट हो जाता है उसने तो दुनिया में क्रश ही कर कि दिया है रेलेवेंट इंडियन है। इंडियन नैरेटिव को क्रश ही कर दिया बिल्कुल। मैं ज़रा आर्मी चीफ की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो मुलाकात है ट्रंप के साथ, उसका भी थोड़ा-सा क्रिटिकल और थोड़ा-सा स्ट्रैटेजिकली उसका एनालिसिस आपसे चाहूँगा कि आप क्या देखते हैं कि इस वक़्त जो ईरान-इसराइल जंग थी और इंडिया की तरफ से जो नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा था, कितना ज़रूरी था फील्ड मार्शल का इस वक़्त यूएस डोनाल्ड ट्रंप के साथ जाके मिलना और इस जंग को रुकवाने में पाकिस्तान कितना अमल दखल कितनी मुदाखलत कर सकता है? देखिए इसमें कोई शक नहीं, बहुत हिस्टोरिकल मीटिंग है, एक बात ये क्लियर करें। और अनप्रेसिडेंटेड है, ज़ाहिर है किसी आर्मी चीफ का प्रेसिडेंट के साथ मिलना वेरी अनयूजुअल। बिल्कुल। दूसरी बात एक और है जो मैं इसको एक और एंगल से देखता हूँ। हुँ, देखिए ये बहुत आइडियल अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान को मिली। हुँ, ऑब्वियसली ही इज़ द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन इन द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड कॉम्बैट। ये भी जंग हुई तो बड़ी आइडियल सर्कमस्टांसेस हुए जब उन्होंने तो जो कहा होगा इनसे, तो वो तो अलग बात है। इन्होंने तो बहुत कुछ कहा होगा कि हम विक्टिम हैं, हुँ, हम खुद टेररिज्म का शिकार हैं, हमें बिल्कुल। जाफर एक्सप्रेस अभी देखी, बि हम लाखों लोगों की जानें दे चुके हैं। इन्होंने भी तो यही कहा होगा। जी। तो इससे अच्छा शायद प्लेटफॉर्म नहीं मिल सकता था हमें टू गिव हिम द अमेरिकन प्रेसिडेंट द परसेप्शन हुँ, कि हमारी भी सुने, हुँ, हम खुद विक्टिम हैं, विक्टिम हम है। क्या कीमत दे चुके हैं, हम आपके एलाई भी रहे हैं। हुँ, तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है और कमिंग आउट ऑफ दैट पॉजिटिव वे फॉरवर्ड, ये बहुत एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकती थी कि ये जैसे ईरान के साथ नेगोशिएशन करने में पाकिस्तान हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है टू ब्रिज द गैप बिटवीन अमेरिकन को इन्फ्लुएंस करने में। और आई एम श्योर आर्मी चीफ को ये भी अपॉर्चुनिटी मिली होगी टू से कि ईरान भी विक्टिम है। ईरान भी विक्टिम है। ईरान ने अबाइड बाय किया है रूल्स को, लेकिन आपने नेगोशिएशन के दौरान हिट कर दिया उसको। अभी तो मुज़ाकरात हो रहे थे। हुँ। सो लेट्स होप समथिंग विल कम आउट इंशाल्लाह। ज़ाहिरन तो ये मीटिंग बहुत अच्छी रही और डोनाल्ड ट्रंप काफ़ी खुश भी थे इस मीटिंग से। डू यू थिंक कि पाकिस्तान इस जंग को रुकवा देगा? नहीं, मैं अभी नहीं, मैंने मैंने आखिरी यही जी। स्टेटमेंट दी थी कि पॉसिबिलिटी है कि अगर ईरान के हिमायत में या उनके बिहाफ पे अगर कोई नेगोशिएशन हो तो पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, लेकिन क्योंकि फॉर्मल नहीं आया तो हुँ। गैस वर्क पे फिर मुश्किल हो जाएगा ठीक है करना। सर। ईरानी प्रॉक्सीज़ के हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा कि ईरान क्या आप समझते हैं कि डिप्लोमैटिकली तो वो तन्हा नहीं है? ये तो क्लियर बात है कि कुछ ममालिक ईरान के साथ भी खड़े हैं। लेकिन ईरान इस जंग में तो तन्हा लड़ रहा है। तो जो ईरान की प्रॉक्सीज़ हैं लाइक हिज़्बुल्लाह है और हमास है दूसरा हौज़ीज़ हैं, वो इस जंग में इंटरवीन करेंगे, वो इस ईरान के साथ कोई वॉर इसराइल के खिलाफ लड़ेंगे? देखिए ख़ावर, ये जंग से बहुत पहले उनको बहुत ज़्यादा अंडरमाइन कर दिया गया था। ये ट्रिपल एच जो हैं, हुँ, हौथीज़ हैं, हिज़्बुल्लाह है, हमास है। आपने नोट किया होगा उनकी लीडरशिप एलिमिनेट कर दी गई और जो भी आता है उसको ज़ाहिर है सफ़े सीन से हटा दिया जाता है जी। किसी न किसी तरीके से। तो जो पहले काफ़ी साल पहले ईरान की पोज़ीशन थी, उनसे कनेक्टिविटी थी या एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस था, वो तो मुझे नहीं नज़र आता हुँ, उतना पावरफुल जितना है। लेकिन ज़ाहिर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर तो है उनका अभी भी कायम। तो मुझे नहीं लगता कि जो 5-10 साल पहले जो ईरान का इन्फ्लुएंस था या कैपेबिलिटी उनके थ्रू थी इसराइल को नेगेट करने की या अपने बेनिफिट्स हासिल करने की, वो तो अभी नहीं है। लेकिन हैविंग सेड दैट, मैं उनको रूल आउट भी नहीं करता। सारे रूट्स तो अभी भी हैं उस एरिया में। ईरान अगर उनको एडवांटेज के तौर पे इस्तेमाल करना चाहे, जैसे मैंने और एडवांटेजेस कहे हैं कि उनको एरिया का एडवांटेज है, उसके बाद सर्फेस टू सर्फेस मिसाइल है, उन्होंने एक एग्जाइटी क्रिएट कर दी है। अगर वो उधर से भी उनको ज़ाहिर है, चाहे वो इंटेलिजेंस नेटवर्क हो या इन्फॉर्मेशन हो, किसी तरह इस्तेमाल करना चाहें तो डेफिनेटली उनको फ़ायदा हो सकता है। सर जो जितने भी इस्लामी ममालिक हैं, वो उनका आप क्या किरदार देख रहे हैं इस वॉर के अंदर? इस्लामी ममालिक जब इंटरवेन करना शुरू करेंगे जस्ट लाइक तुर्की है, अगर मामलात और मज़ीद ख़राब होते हैं
और जैसे कि हमने पॉडकास्ट में पीछे भी ज़िक्र किया है सारी बातों का, सऊदी अरब क्या किरदार अदा कर सकता है, तुर्की क्या किरदार अदा कर सकता है और दूसरे इस्लामी मुल्क क्या किरदार अदा कर सकते हैं? देखिए फॉर्मली जो मैं पढ़ रहा था, अगर मेरे से मिस हो जाए, कोई नाम हो गया हो तो माजरत चाहता हूँ। मेरा ख्याल है यूएई ने सपोर्ट किया जी, अभी कल परसों, उससे पहले सऊदी अरब कर चुका था, ईरान बहुत दिनों से कर रहा है और बहुत पाकिस्तान कर रहा है। कर जो ऑल आउट है बहुत लिमिटेड मुल्क आए हैं जो ईरान को ठीक कह रहे हैं कि हम ईरान के साथ खड़े हैं। हुँ, बाकी मुस्लिम उम्मा का नाम तो कागजों में रह गया। सबकी नेशनल इंटरेस्ट है। हुँ, आपने नोट की जिस चीज़ की अलाइनमेंट है, और मोस्टली लोगों की यूएस में है। अभी अभी इन्वेस्टमेंट इतनी अनाउंस की यूएस के अंदर, अरब मुल्कों ने की। तो ये देखना पड़ेगा कि कहाँ तक ये आ सकते हैं, बैक्ड बाय ज़ाहिर है चाइना और रशिया। हो सकता है मुसलमान मुल्क फ्रंट पे आएँ, लेकिन वो मुसलमान मुल्क, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कर्ज किया, कहते वही एयर स्पेस आने के लिए ठीक है आने के लिए और ठीक है, जाते हुए उस पे नो 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 फ्लाई ज़ोन बन जाती है। सही। तो क्योंकि उनकी अपनी-अपनी इंटरेस्ट हैं या ऑब्लिगेशंस हैं ऑब्वियसली, तो उनकी लिमिटेशन के साथ रहते हैं वो जो अरब मुल्क है। ये ऑपरेशन बुनियानन मरसूस के अंदर इंडिया ने मुँह की खाई और इंडिया को पता चल गया कि चाहे इस्राइली अलायंस भी हो, वो उसको दोनों हाथों से लड़ना पड़ेगा अगर पाकिस्तान के साथ उसे मुकाबला करना है तो। अब आप आगे क्या देख रहे हैं कि एक और जंग का खदशा है इंडिया-पाकिस्तान की? मैंने शुरू में आपको कहा, दोबारा याद करें कि मैंने प्रोहिबिटिव प्राइस का लफ्ज़ यूज़ जी, किया था। प्राइस प्राइस हमने पे प्राइस करना है, काफ़ी बढ़ा दिया। बढ़ा दी हमने है। न्यू नॉर्मल नहीं बनने दिया। हुँ, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान अगर 6 तारीख और 7 तारीख के दरमियान रात को जो हुआ है, 7 तारीख की सुबह को 60 वाला, और 10 तारीख को जो टनेज फेंकी गई, अगर वो ना करता खुदा न खास्ता, तो हमारे लिए कुछ और न्यू नॉर्मल हो चुका होता। उन्होंने कहना था हम टेररिस्ट कैंप ये समझते हैं, हम इस पे फायर करेंगे, बस चुपचाप बैठे रहो। बैठे रहो। नहीं बनने दिया। तो प्राइस जो हमने दी वो हिंदुस्तान को बता दिया। हुँ, और इतनी ह्यूमिलेशन वर्ल्ड ओवर हो रही है, अब लोग अपने बोलना शुरू हो गए हैं। अभी कंपनियां राफेल और बाकी भी बोलेंगे, वो अपनी मजबूरियों की वजह से चुप हैं। तो हिंदुस्तान को एम्बेरसमेंट बड़ी हुई है, बहुत बड़ा मुल्क है हुँ, ऑब्वियसली। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएट कमिंग में कोई दोबारा एस्केलेट करने की जरूरत करेंगे। प्राइस तो वही है ना, हुँ, रिजॉल्व भी वही है, रिज़ॉल्व भी वही कैपेबिलिटी भी वही है हमारी, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो रिस्पॉन्स उसी तरह हम करेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इमीडिएट कोई है। हाँ, अगर वो कैसेस बुलाए या एक और फॉल्स फ्लैग करके कोई रीजन करके कोई बेस बनाना चाहे, तो वो कुछ जी। और बात है। सर इसको हम अपने पॉडकास्ट को एंड करते हैं। मैं लास्ट 2 क्वेश्चन्स आपसे करूँगा। एक तो ये कि आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी इस जंग के हवाले से कितनी अफ़ेक्ट होगी? क्योंकि हमारा बॉर्डर ईरान के साथ लगता है। अ, इस सवाल का जवाब दे दें फिर मैं आगे आपसे मज़ीद देखिए, सवाल हम पहले ही बड़े वॉलेटाइल और हॉस्टाइल एनवायरनमेंट पर रह रहे हैं। एक इतना लंबा बॉर्डर हिंदुस्तान का हमारे साथ है, अभी उससे कॉन्फ्लिक्ट ख़त्म नहीं हुआ। आपका पिछला ही सवाल उसी के बारे में था हुँ, कि अगर दोबारा आ जाए, वहाँ से कोई टेंशन एस्केलेशन हो जाए। एक वो हमने अभी-अभी कन्फ्रंट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े सुरखरू हुए। हुँ, फिर अफ़गानिस्तान का बॉर्डर देख लें, हम कम्फर्ट ज़ोन में नहीं है उस तरह, जिस तरह होना चाहिए हुँ, 2 नेबर्स को। ठीक, जैसे चाइना के साथ हैं हम या किसी और बॉर्डर के साथ है, उस तरह नहीं है। नहीं। उधर से भी हमें कम्फर्ट ज़ोन नहीं है। ईरान के साथ अगर ये होता है, चाहे वो इंटरनली हो या रिजीम चेंज हो या जो भी नाम दे लें उसको, अगर वहाँ हॉस्टिलिटी रहती है, अनईज़ीनेस रहती है, अनस्टेबिलिटी रहती है, तो वो भी हमारे हक में नहीं है। हम ठीक वो हमारे हक में नहीं है। हम 3 फ्रंट पर नहीं एक एंग्ज़ायटी या इनसिक्योरिटी पाल सकते। हुँ, ज़ाहिर है पाकिस्तान को हर वो कोशिश करनी चाहिए जिससे वो नेगेट करे और वो ऐसे हालात ना पैदा हो, और ये कम्फर्ट ज़ोन में हमारा बॉर्डर रहना चाहिए। ये भी रहना चाहिए, अफ़गानिस्तान भी रहना चाहिए, अफ़गानिस्तान भी क्योंकि हम नहीं। इंडिया को इंशाल्लाह सँभाल लेंगे। हुँ। लेकिन हम मल्टी फ्रंट नहीं, ना हमें खोलने चाहिए, ना हम खोलना अफ़ोर्ड कर सकते हैं। जहाँ-जहाँ हमारा बस चले, हमें हर वो कोशिश करनी चाहिए, जहाँ हमारा वेस्टर्न साइड ईज़ी हो जाए और हम ईस्टर्न की तरफ फ़ोकस कर और सकें। ये कि इस वक़्त इंटरनेशनल मीडिया ये बातें कर रहा है कि जैसे कि इसराइल ने हार्ड हिट किया था ईरान को पहले हमले में। ईरान की जानिब से अभी उतना हार्डली हिट नहीं किया गया है इसराइल के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स को या इसराइल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को। क्या ईरान जो है इसराइल की टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट करेगा? इस पे आखिरी सवाल आपसे। अगर कैपेसिटी हो तो करेगा। जैसे मैंने कहा कि इज़राइल की थी, उन्होंने किया। ये तो कैपेसिटी डिपेंडेंट है सारा कुछ। और है भी, इंटेलिजेंस सिर्फ नियत से नहीं होगा हुँ, कि मैं भी करना चाहता हूँ। ईरान ने आया काम किया कि उनकी स्पाइंग, इंटेलिजेंस नेटवर्क, उनकी रिपोर्टिंग लीडरशिप की उनके पास अपडेटेड है। तो ये तो सारा उस पे डिपेंडेंट है ना। ईरान्स रीच क्या है ना उस मैं ये असल में पूछना चाह रहा हूँ ईरान की जो रीच है थ्रू इसराइल एयर फोर्स के हवाले से क्या ईरान के फाइटर पायलट्स और फाइटर जेट्स ईरान के इसराइल जाके वापस आ सकते हैं? जा भी नहीं सकते। हुँ, 2500 किलोमीटर की मेरा नहीं ख्याल हुँ, उनकी रेंज है। रेंज है। एक चीज़ ये इनमें की है। और मैंने जैसे शुरू में अर्ज़ किया कि 50 साल पुराने जहाज़ हैं।
जी। एयर टू रिफ्यूलिंग नहीं हो सकती, जी। स्पेयर पार्ट्स नहीं है, हुँ, मिडल ईस्ट के मुल्कों से गुजर के जाना है। हुँ, मैंने नेगेटिव बता दिए सारे आपको। हुँ। इतनी पुराना फ्लीट, टेक्नोलॉजी, रिफ्यूलिंग, रास्ते में मुल्क कौन आने जाने देंगे? आने आने जाने अपनी एयर स्पेस कौन देंगे? बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, हैविंग अ ग्रेट टाइम विद यू, और बहुत सी चीज़ें हमने आज थैंक सीखी, और कुछ सवाल जो थे वो मैं बहुत देर से आपसे पूछना चाह रहा था। ऑपरेशन इंडिया के हवाले से भी, जो ऑपरेशन बुनियानुल यू। मरसूस में हमें कामयाबी हासिल हुई उस पे भी हमने बात की। हमारे साथ मौजूद थे जनाब खालिद चिश्ती साहब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।